मित्रों, बोधिसत्व विचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो इतिहास बताने जा रहे हैं जो बहुत कम ही लोग बताते हैं। और ये इतिहास ऐसा है कि आजकल तो न शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, न समझाते हैं इसके विषय में, क्योंकि भारत की मूल सभ्यता को वो बताना ही नहीं चाहते हैं। और आज की जो सभ्यता पाखंडवाद से भरी पड़ी है, आडंबरों से भरी पड़ी है, उसके विषय में चर्चा जरूर आजकल के शिक्षक भी, इतिहासकार भी करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम वर्ण व्यवस्था एवं भारत की मूल संस्कृति में परिवर्तन, इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग और जानते हैं कि पूरे विश्व में ये वर्ण व्यवस्था नहीं पाई जाती है जिस तरह से भारत में है। वर्ण का अर्थ होता है कि एक रंग और व्यवस्था, यानी रंग भेद पैदा करना, यानी यही से डिस्क्रिमिनेशन प्रारंभ होता है समाज में। तो वर्ण जो व्यवस्था दी गई है कुछ चतुर चालाक लोगों के द्वारा, तो वो समाज पे या लोगों पर एक अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना था। ये वर्ण व्यवस्था कोई अलौकिक अलौकिक शक्ति ने नहीं बनाई है कि कोई ईश्वर आया है और वो आकर के जो है इस व्यवस्था को दे गया है। ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है और वो मनुष्य चतुर और चालाक थे जो हमारी मूल सभ्यता पर कब्जा करके और बहुत सारे पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, जो मूल संस्कृत के विरोध में तो लिखा, लेकिन संस्कृति को परिवर्तन कर लिया, थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। वर्ण व्यवस्था जो दी तो ये उन्हीं लोगों ने दी जो बाहर से आए हुए थे, क्योंकि वर्ण का मतलब है कि रंग भेद करना। तो वो उनका रंग दूसरा था, यहाँ के लोगों का रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए भेद पैदा करना था उनको। और यही से जब भेद पैदा कर लिया तो वहीं से डिस्क्रिमिनेशन, शोषण, ये सारी प्रक्रियाएं आना शुरू हो गई है। ये सब जब हम इतिहास पर गहन अध्ययन करते हैं और प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तभी ये सारी बातें जो है हमें इतिहास से मिलती हैं। ये 850 ईस्वी के पहले जो है, जब सम्यक काल या ज्ञात काल तक के भारत में जो उत्खनन हुए हैं, जो रिसर्च हुई है, जो प्रमाण मिले हैं, उनके द्वारा आज जो भी साक्ष्य मिलते हैं वे भारतीय समाज में क्या मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि समाज में कोई गरीब वर्ग हो सकता है या कोई अमीर वर्ग हो सकता है, ये तो मिलता है। इसका कारण क्या है कि इसमें भारतीय समाज में अमीर और गरीब वर्ग को हम तरलता से परिभाषित करने वाले साक्ष्य ऐसे हैं जो मिलते हैं।
मैंने बताया भी कि बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। तरलता का मतलब ये है कि पहले कोई भी समूह हो या कोई भी परिवार हो या कोई भी वंश हो, कुशल नीतियों के द्वारा वो गरीब की अवस्था को छोड़ करके अमीरी की अवस्था में चला जाता था और अपने अकुशल नीतियों के द्वारा कोई भी कबीला हो या राजा हो, वो अपने बुद्धि व कौशल के से सम्राट बन जाता था। लेकिन कोई भी अमीर परिवार व समूह या वंश अकुशल नीतियों के कारण वो अमीरी से गरीबी में चला जाता था। इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। उदाहरण के तौर पर इतिहास में ऐसा मिलता है, जैसे हर्यक वंश से। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे। वो अपनी कुशल नीतियों के कारण, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे विचारों के द्वारा वो भारत के एक महान सम्राट भी बने, महान राजा बने। बिंबिसार के बाद बहुत सारे ऐसे वंश आए जो यहाँ के सम्राट बने, राजा बने। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिंबिसार के बाद नाग वंश है, एक बहुत शक्तिशाली वंश था। कुछ जगहों पर आज भी लोग प्रचलन में कहते हैं कि नाग लोक नहीं था, बल्कि नाग लोग थे, यानी वो पुरुष थे, राजा थे, वो नागवंशी थे। उसके बाद नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, सतवाहन वंश आता है, इसके बाद शुंग वंश और कण्व वंश, शक, पहलव और कुषाण वंश अपनी अपनी कुशल नीतियों के कारण, इसी वजह से या इसी कारण से सम्राट बन करके सत्ता के शीर्ष पर रहे वो। लेकिन बाद के काल में इनके वंशज अपनी अकुशल नीतियों के कारण सत्ता से दूर होकर के आम लोगों के साथ जिंदगी बिताते हुए कहाँ विलुप्त हो गए, ये किसी को नहीं पता है। आज कोई ये नहीं जानता है कि हमारे वंश या हमारी वंशावली शुंग वंश थी या हर्यक वंश थी, मौर्य वंश थी, सतवाहन वंश थी। कोई नहीं कह पाता है, जानता ही नहीं है। लेकिन 850 ईस्वी के बाद वर्ण व्यवस्था अपना आकार लेने लगा था और चतुर चालाक ब्रह्मवंशी अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करने लगे थे। उसमें आजकल जो नाम आता है सबसे पहला, वो शंकर का आता है, जिसे आदि शंकराचार्य कहते हैं। वैसे तो ये पहले प्रच्छन्न बौद्ध ही था, लेकिन बाद में ये वहाँ से अलग होकर के अपना अलग एक पंथ बनाया था और वहीं से इसने वर्ण व्यवस्था का शुरुआत भी की थी। वर्ण व्यवस्था क्या है कि समाज को में विघटन पैदा करना, एक वर्गीकरण पैदा करना, एक क्लासिफिकेशन हो जाना, जिसके कारण हम जो एक समूह के रूप में थे, एकत्रित थे, वो अब हम अलग अलग हो गए, जिससे हमारी शक्तियां क्षीण होती गई। लेकिन जो परजीवी वर्ग थे वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमें कोई काम न करना पड़े और हमें खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं ये लोग ही करें। इसलिए उसने
इस वर्ण व्यवस्था का अंजाम दिया था। ये शंकराचार्य 788 ईस्वी में दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ था और इस व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ कि अब कोई भी कितना गुणशाली हो, प्रभावशाली हो, कौशल युक्त व्यक्ति हो, लेकिन उसका स्थान अब वो नहीं रहा जो सम्यक संस्कृति में था। धीरे धीरे उसने जो है दो पद ऐसे सृजन कर लिए जिसमें एक विद्वान था तो दूसरा राजा। इसने अपने को विद्वान बता करके ब्राह्मण के नाम से साबित कर लिया, ये पहला वर्ण हो गया था। और दूसरा एक राजा के रूप में उपस्थित किया, जो राज्य करते थे वो एक दूसरा वर्ण पैदा कर लिया, दूसरा पद सृजन किया। राजा जो होते थे वो इस वर्ग के सलाह के आधार पर ही कार्य करते थे और बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी, तो पुस्तकों के आधार पर बताते थे कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को वो करना चाहिए। कुछ ऐसे भी थे भाट लोग, भाट बटेरा, जो राजा के दरबार में जा करके खूब राजा की बड़ाई करते थे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और जाने क्या क्या उनको बताते थे और बहुत सारा धन जो है वो राजाओं से लिया करते थे। इस तरह से राजा जो होते थे वो अपनी बड़ाई के कारण जब सुनते थे बड़ाई अपनी, तो सोचते थे कि हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो प्रजा का शोषण भी वहाँ होता था। प्रजा का शोषण करने वाले ये प्रथम वर्ग के थे, जो जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ये बहुत सारा दान दक्षिणा की मांग करते थे और ना देने पर उनको दंड की व्यवस्था रखते थे और राजा के द्वारा उनको दंड दिलवाया जाता था। अब यहाँ पर सबसे पहले जब राजा गुमराह हो गए, तो राजा गुमराह होने के बाद जनता को उनके साथ भी रहना पड़ा और बहुत सारे जो मूल संस्कृत की बातें थी वो भूलते गए। इसके बाद 4 वर्ण इन्होंने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के आधार पर समाज को बांट दिया और समाज को विभाजित करने में सफल हो गए। इसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचा, बाकी सब नीचे पायदान पर रखा। इसमें छोटे बड़े रजवाड़ों को या कबीलों को या प्रमुखों को सामंतशील जाति स्वरूप का चोला पहना कर रखा था। अंततः इस मीठे मीठे सामाजिक परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि 950 ईस्वी के बाद भारतीय समाज का सामाजिक ढांचा पूर्णतया वर्णागत स्वरूप में परिवर्तित होकर उसे ठोस आकार ले लिया और वो एक दूसरे को ऊंच और नीच बताकर समाज का बंटवारा करके ब्राह्मण वर्ग खूब आनंद और मौज से अपना कर्मकांड का जाल बिछाने में सफल हो गया। तो साथियों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। आगे हम अगला वीडियो जातियों का उद्भव कैसे हुआ ये जरूर लाएंगे। ये वीडियो जो आज बनाने का हमारा उद्देश्य था वो जातियों को समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था पहले समझना आवश्यक थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।